हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 मैथमेटिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है और इस पेपर के सेक्शन ए को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या एंड स्क्रीन पर भी आपको सेक्शन ए के सॉल्यूशंस का लिंक मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 25 5 क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि cot इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4 है एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। अब क्योंकि हम जानते हैं कि cot π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसे हम π/4 इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो दी गई इनइक्वालिटी में π/4 को cot इनवर्स 1 पुट कर देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि cot इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की रेंज निकालने के लिए हम डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट को आसानी से अप्लाई कर सकें। तो अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ द वैल्यू ऑफ f(x) डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू बढ़ने पर अगर फंक्शन f(x) की वैल्यू कम होती है, देन फंक्शन f(x) इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर x इज लेस देन y है लेकिन f(x) इज ग्रेटर देन fy है, देन फंक्शन f(x) इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी बात को हम एक दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि f(x) इज ग्रेटर देन fy फॉर x इज लेस देन y, then f(x) is called decreasing function। अब हम इस कॉन्सेप्ट को दी गई इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर cot इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स 1 है और cot इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब है 3x + 5 should be less than 1। Now after simple calculation we get x is less than -4/3. So the range of x is -∞ to -4/3। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 150 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर 150 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड का मतलब है x की वैल्यू 150 है और हमारे को x इज इक्वल टू 150 पर मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन हमें दिया गया है, तो हम कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इस प्रकार से आएगा। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 150 ये वैल्यू हमें दी गई है, तो x इज इक्वल टू 150 को मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में पुट कर देते हैं और हमारे को रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 150 को पुट करने पर मार्जिनल कॉस्ट 14.375 आती है। क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट्स हैं और आपको दोनों में से किसी एक पार्ट को ही सॉल्व करना है। हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। दोनों ही पार्ट्स डिफरेंशिएशन पर बेस हैं। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। इन पार्ट ए वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। यहाँ tan इनवर्स x और log x दोनों ही x के फंक्शंस हैं। क्योंकि हमें tan इनवर्स x का डिफरेंशियल log x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब इन डिफरेंशियल्स को यूज करके हमारे को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट में हमें cos x⁻x को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि cos x⁻x
फंक्शन पावर फंक्शन फॉर्म है और हम जानते हैं अगर हमारे पास फंक्शन पावर फंक्शन फॉर्म होती है तो इस फॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम log लेते हैं. So taking log both sides we get, now we know that log a raised to the power b is equal to b log a. तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ यूज करते हैं. Now differentiating both sides with respect to x. लेफ्ट हैंड साइड में log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है. अब y हमारे पास cos x रेज़ टू द पावर x है, यानी कि ये एक x का फंक्शन है जिसे हम कांस्टेंट नहीं ले सकते. तो जब हम log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो चेन रूल अप्लाई करेंगे. तो log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 ओवर y dy ओवर dx होगा. अब राइट हैंड साइड में हमारे पास x और log cos x के दो फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं. इसलिए x log cos x के डिफरेंशियल के लिए हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे. आप x log cos x में किसी को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं. हम यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन और log cos x को सेकंड फंक्शन मान रहे हैं. और अब हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं. तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x डिफरेंशियल ऑफ log cos x प्लस log cos x डिफरेंशियल ऑफ x. अब डिफरेंशियल ऑफ log cos x यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. तो डिफरेंशियल ऑफ log cos x विल बी 1 ओवर cos x इंटू माइनस साइन x और x का डेरिवेटिव 1 होगा. तो हमारे पास रिजल्ट आता है x इंटू माइनस 10x प्लस log cos x. अब हम y को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि y cos x पावर x है, तो y के प्लेस पर cos x पावर x पुट कर देंगे और हमारे पास cos x पावर x का डिफरेंशियल आ जाएगा जो कि इस प्रकार से है. क्वेश्चन नंबर 24 के दो पार्ट्स हैं और आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है. हम यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 24 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेक्टर्स a, b और c हैं और हमसे कहा गया है कि वेक्टर b प्लस लैम्डा c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर a is perpendicular to vector b, then dot product of vector a and b will be equal to 0. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वेक्टर b प्लस लैम्डा वेक्टर c is perpendicular to vector a. इसका मतलब है वेक्टर b प्लस लैम्डा c और वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी. अब हम सबसे पहले वेक्टर b प्लस लैम्डा वेक्टर c को कैलकुलेट करते हैं. अब क्योंकि वेक्टर b प्लस लैम्डा वेक्टर c और वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो अब हम वेक्टर b प्लस लैम्डा वेक्टर c और वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. नाउ वी नो दैट if we have two vectors, vector a and vector b, then dot product of vectors a and b is defined as. तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं. इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास रिजल्ट आता है 8 लैम्डा प्लस 5 is equal to 0. After solving this equation, we get lambda is equal to -5 over 8 और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. इन दिस क्वेश्चन ए पर्सन स्टैंडिंग एट पॉइंट O, which is origin, is watching an aeroplane which is at the coordinate point A 403. यहाँ पॉइंट A में y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट xz प्लेन पर होगा. अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. एट द सेम टाइम ही सॉ ए बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट B
0, 0, 1। अब पॉइंट B में x और y दोनों की वैल्यू 0 है और z 1 है, तो ये पॉइंट z एक्सेस पर होगा। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल्स विच वेक्टर BA मेक्स विद द x, y एंड z एक्सिस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट O बी द ओरिजिन। अब हम पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्योंकि पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A एंड B आर अब क्योंकि पॉइंट्स A और B के पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है, सो वेक्टर BA इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। So after calculation, we get vector BA is equal to 4i plus 0j plus 2k। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द एंगल्स विच वेक्टर BA मेक्स विद द x, y एंड z एक्सिस, यानी कि सबसे पहले हम वेक्टर BA के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से एंगल्स निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से यूज कर पाएं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस ग्राफ में लाइन OP x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। सो cos alpha, cos beta and cos gamma are DCs of line OP. Now in vector form, line OP is equal to AI plus BJ plus CK. So direction cosines of vector OP are तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास वेक्टर BA है 4i प्लस 0j प्लस 2k और अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ DCs ऑफ वेक्टर BA आर अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एंगल्स पूछे गए हैं, सो रिक्वायर्ड एंगल्स आर अब हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे को एक पैरेललोग्राम और उसकी दो को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स दी गई हैं। पहले हमें पैरेललोग्राम की डायगोनल्स को निकालना है और फिर इन डायगोनल्स को यूज करके पैरेललोग्राम के एरिया को निकालना है। तो मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB और AD टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स हैं। यहाँ D1 और D2 दो डायगोनल्स हैं। तो अब हम सबसे पहले डायगोनल्स D1 और D2 को निकालेंगे। डायगोनल्स D1 और D2 को निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे और डायगोनल्स D1 और D2 इस प्रकार से हैं। अब इन डायगोनल्स को यूज करके हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 magnitude of cross product of vectors D1 and D2। तो अब हम सबसे पहले D1 और D2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हमें वेक्टर्स D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 101 स्क्वायर यूनिट।